हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग महान्यायवादी पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आर्टिकल 76 में क्या है, महान्यायवादी। अब महान्यायवादी होता है क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य वकील। जिस तरह आम आदमी को कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए वकील की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुख्य और पहला वकील महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। प्रथम विधि परामर्शदाता, महान्यायवादी को हम लोग प्रथम विधि परामर्शदाता भी कहते हैं। सरकार को किसी भी कानूनी मामले में सलाह देने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका नियुक्ति देख लेते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है और इनका कार्यकाल कैसे होता है। तो नियुक्ति देखो, अपॉइंटमेंट। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता है इनके लिए, डायरेक्ट राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देते हैं। इनका टाइम पीरियड कितना होता है? संविधान में इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जैसे कि 5 साल, 6 साल, जैसे राष्ट्रपति का 5 साल है, पीएम का 5 साल है, लोकसभा का कार्यकाल 5, वैसे इनका कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है। क्यों निर्धारित नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे बस तब तक ही रहते हैं। यहाँ तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार चाहते हैं। सरकार बदलने पर आमतौर पर ये इस्तीफा दे देते हैं। और त्याग इस्तीफा देते हैं तो किसको देते हैं वो देखते हैं। रेजिग्नेशन देखो, अगर इन्हें खुद पद छोड़ना हो तो अपना इस्तीफा ये राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 में उनके वेतन और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में क्या चीज़ है। कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। इन्हें हर महीने मिलने वाली कोई तय सैलरी या निश्चित वेतन नहीं होता है। पारिश्रमिक मतलब जितना करते हैं उस हिसाब से ये लेते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक मिलता है, यानी सरकार की तरफ से जितने केस ये लड़ते हैं उसी के अनुसार इन्हें फीस मिलती है। प्राइवेट प्रैक्टिस अब देख लेते हैं। सरकार के तो केस लड़ते हैं तो इन्हें जो जितने केस लड़ते हैं उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। तो क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? देखते हैं। ये सरकार के पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम कर्मचारी नहीं होते हैं। भाई जब सरकार का कोई केस होता है तो ये अपना पॉइंट रखते हैं, ये जाके लड़ते हैं केस, तो इनको फीस मिल जाती है। लेकिन फुल टाइम तो है नहीं है कि वहां पे फुल टाइम हो जो इनको अच्छी सी अर्निंग हो रही हो, नहीं ना, जितने केस लड़ते हैं उसके पैसे मिल जाते हैं। इसीलिए इन्हें अपनी निजी वकालत प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट होती है। ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वे किसी भी मामले में कोई भी ये केस लड़ रहे हों उसमें भारत सरकार के खिलाफ कोई कानूनी सलाह नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति है जो कि भारत सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो ये उस मामले में उनका केस तो नहीं लेंगे, ठीक है, और उनको सलाह भी नहीं देंगे। भारत सरकार के विरुद्ध जो है सलाह ये नहीं देंगे। ये भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भारत सरकार के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं लड़ सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं मतलब कोई केस नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है अपनी निजी वकालत कर सकते हैं। ये अपनी निजी वकालत कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। इस वीडियो में मैंने केवल महान्यायवादी ही पढ़ाया है, तो बहुत छोटी वीडियो बनेगी ये। अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति के पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या चाहिए होता है उनके जज के लिए? जो चीज़ उनके लिए चाहिए होती है वही इनके लिए चाहिए होती है। वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक का जज रह चुका हो, या वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का वकील 10 साल तक वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का बहुत बड़ा विद्वान हो या विशेषज्ञ हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बस ये लास्ट है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी क्या है? एमसी सीतलवाड़ है। और वर्तमान महान्यायवादी कौन? तो ये आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।